नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर जो आपकी बुक है फर्स्ट पेपर, जिसे आप थर्मल फिजिक्स या थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, उसके एमसीक्यूज फर्स्ट यूनिट के चल रहे हैं, जिसका नाम है जीरोथ एंड फर्स्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज की लास्ट क्लास इसके एमसीक्यूज की रखते हैं जो फर्स्ट यूनिट है, और इसके बाद सेकेंड यूनिट के एमसीक्यूज पर हम चलेंगे। फिर तो कुछ एमसीक्यूज इसके बचे हुए हैं, आइए देख लेते हैं। तो देखो आपके सामने 70 तक मैंने क्वेश्चन करा दिए थे, है ना। तो इसके बाद देखो आप 71 क्वेश्चन आपके सामने होगा, पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन क्या है किस के बीच। तो इफ़िशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन, कार्नोट इंजन की इफ़िशियंसी, जिसे आप ई से डिनोट कर रखा है यहाँ पे, ईटा से भी आप डिनोट करते हैं इसे, ठीक है जी। और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि निष्पादन गुणांक प्रशीतक का, और इफ़िशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, तो कार्नोट इंजन की दक्षता। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है उसे आप कैसे लिखते हैं, ठीक है जी। और ये दोनों के रिलेशन का फॉर्मूला होता है E बराबर 1 + K+1, ठीक है जी। तो आप डायरेक्ट इसे याद रखेंगे, E बराबर 1/K+1। बाकी आप रिलेशन निकाल भी सकते हैं, क्योंकि E बराबर होता है 1 - T2/T1, क्लियर है। तो यहाँ से E है और आपका K बराबर होता है T2/T1 - T2। तो इन दोनों से आप आपस में रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। रिलेशन का कैसे निकाला है उसका डेरिवेशन मैंने आपको करा रखा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको यही याद रखना है, बाकी कभी भूल जाओ तो इन दोनों से रिलेशन निकाल सकते हो। डेरिवेशन करा रखा है मैंने थ्योरी में। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है जी। तो 71 का बी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72, पढ़ो क्या लिखा है। लिखा है एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस है, आइडियल है ना, यानी कि एक परमाणु गैस है। 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है। तो मान लो T1 बराबर 17 डिग्री सेल्सियस, तो 17 + 2 73 करेंगे तो कैलोरी में आ जाएगा, तो कितना आएगा 290 आएगा, ठीक है जी। इसके बाद लिखा है सडनली कंप्रेस्ड, इसे सडनली कंप्रेस्ड कर दिया जाता है, कितना 1/8 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, यानी जो फाइनल वॉल्यूम है ना वो इनिशियल वॉल्यूम का 1/8 कर दिया जाता है, ठीक है जी। तो टेम्परेचर ऑफ द गैस आफ्टर कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद टेम्परेचर पूछ रहा है, यानी T2 पूछ रहा है। और एक वर्ड लिखा है इसमें सडनली कंप्रेस्ड, तो जब अचानक से कंप्रेस किया जाता है तो वो जो प्रोसेस होता है वो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है जी। क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम। और इसमें लगता है पायसन का नियम, PV की पावर Γ-1 बराबर कांस्टेंट। और यहाँ पे T और V दे रखा है, तो TV वाला लगा दो, TV की पावर Γ-1 बराबर कांस्टेंट, ठीक है जी। इसके 3 रूप हैं पायसन के नियम के, एक PV के बीच, एक TV के बीच, और एक T और P के बीच, ठीक है जी। तीनों आपको याद रखने चाहिए। तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा, T1 V1 की पावर Γ-1 बराबर T2 V2 की पावर Γ-1, ठीक है जी। और गामा की बात कर लें तो उसने कहा मोनो एटॉमिक गैस। देखो गामा निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, गामा बराबर होता है 1 + 2/f, और गामा होता है वास्तव में Cp और Cv का रेशो, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए हर तरीके के क्वेश्चन, ताकि आप सॉल्व कर सकें, जो मैंने बॉक्सबंद किए हैं, है ना। तो इस तरीके से F क्या होता है मैंने बताया था, मोनो एटॉमिक के लिए 3 होता है, बताया था, और थ्योरी में बता रखा है नहीं तो। और डाई एटॉमिक के लिए 5 होता है, और ट्राई एटॉमिक के लिए या पॉली एटॉमिक के लिए 6 होता है, ठीक है जी। तो F बराबर 3 रखो, यहाँ पे शायद मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है जी। तो F बराबर 3 रखोगे तो गामा बराबर क्या आएगा 1 + 2/3, ठीक है जी। तो क्या आएगा 3 और 2 5, 5/3। तो यहाँ गामा कितना आ गया 5/3। तो गामा की वैल्यू, तो T1 की वैल्यू है 290, V1 जो है ऐसे रहने दो, गामा की वैल्यू 5/3 -1 बराबर T2 निकालना है, V2 की वैल्यू है V1/8 और इसकी पावर
5/3 -1, ठीक है जी। तो 290 और देखो ये इधर ले आओ, है ना, ये हो जाएगा V1, 8 जो है अपोन का इधर जाएगा और ये V1 जो है अपोन में जाएगा। पावर सारे की एक है तो 3 घट के कितना बचेगा, 2/3 पावर बचेगी, है ना, और ये बराबर में T2। V1 से V1 कट जाएगा 290 और ये 8 का घनमूल है 1/3 पावर का मतलब, है ना, तो घनमूल निकालोगे 2 बचेगा यानी क्यूब रूट, और फिर स्क्वायर तो बचा ही, तो T2, तो 290 × 4 बराबर T2। तो आपका T2 कितना आता है 400, ठीक है जी। और ये 36, 3 यहाँ कैरी हो गए, 4 2 जा 8, 8 और 3 9, ठीक है जी, 8 और 3 11, तो 1160 केल्विन आया। और ये डिग्री सेल्सियस में दे रखा है चूँकि आंसर, तो इसलिए आप 273 घटा दो इसमें से, ठीक है जी। 10 में 7, 3 गए 7, क्लियर। और ये बचेगा आपका 15, 15 में 7 गए 8 और 10 में से 2 गए 8, तो 887, ठीक है जी, डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये न्यूमेरिकल था और न्यूमेरिकल आए तो इस तरीके से ही आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है जी। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका 73 है उसे देखें आप, है ना, उसमें क्या दे रखा है 18 डिग्री सेल्सियस दे रखा है टेम्परेचर, तो बस 18 आ जाएगा 17 के प्लेस पर, ठीक है जी। और जो ये है ये आपका 1/32 हो जाएगा, क्लियर है। और इस बार डाई एटॉमिक गैस दी है तो डाई एटॉमिक के लिए गामा निकाल लेंगे। देखो T1 दे रखा है 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक, और ये कितना बचेगा 1 हो जाएगा, ये 32 दे रखा है, क्लियर है। और एडियाबैटिकली इस बार इन्होंने क्लियर कह दिया, ठीक है जी। तो बाद में पूछा है टेम्परेचर, तो इसे आप कर लोगे इसी तरीके से। गामा डाई एटॉमिक के लिए 5 रखोगे F की जगह, तो गामा बराबर आएगा 1 + 2/5 यानी कि 7/5। तो आप इसे करेंगे खुद, है ना, कर लोगे क्योंकि इसी तरीके से होना है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है जी। इसका आंसर आएगा 891, ठीक है जी। क्या आंसर आएगा 891 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। तो 891 डिग्री सेल्सियस यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 891 डिग्री सेल्सियस यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसे आप खुद करोगे। इस तरीके के 2 क्वेश्चन ही बिल्कुल सेम थे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है ठीक है जी 74। देखो कह रहा है फॉर ए वंडरवॉल गैस, किसी वंडरवॉल गैस के लिए इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक कर्व इन द वेरिएबल टी। जो इक्वेशन है एडियाबैटिक कर्व की किसमें, वेरिएबल टी और वी में, वो क्या होती है, ठीक है जी। तो आपसे ये पूछा है, तो इसके लिए देखो वैसे तो डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन करने का कोई औचित्य है नहीं, तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे ना, टी इंटू वी माइनस बी, ठीक है। और इसकी पावर है R/CV और ये बराबर है कांस्टेंट की, ठीक है जी। तो वंडरवॉल गैस है ये, है ना, वंडरवॉल गैस इक्वेशन है ये, क्लियर है। किसके रूप में, किसके पदों में, तो टी और वी के टर्म्स में, टी और वी आ रहा है, ठीक है जी। वो जो आपने पढ़ी है वंडरवॉल गैस इक्वेशन P + A/V² इंटू V - B बराबर RT, है ना, उसमें प्रेशर भी था, लेकिन ये टी और वी के टर्म में है केवल, ठीक है जी। तो वेरिएबल टी और वी है इसमें, तो इस तरीके से आप इसे भी वंडरवॉल गैस इक्वेशन का एक रूप है, इसे भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। कर लोगे, चलो
इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर 75। देखो 75 में क्या कहा, कह रहा है व्हेन एन डाई एटॉमिक गैस, जब एक डाई एटॉमिक गैस को हीट कर दिया जाता है ना, यानी गर्म कर दिया जाता है, किस पर, एट कांस्टेंट प्रेशर पर, नियत ताप पर, तो फ्रैक्शन बताओ हीट एनर्जी जो सप्लाई की जाती है ना, विच इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, जो गैस की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाती है। तो क्या निकालना है, इन दोनों का रेशो। तो आइए देख लेते हैं। देखो फ्रैक्शन यानी रेशो, फ्रैक्शन को अनुपात कह सकते हो या भिन्न कह सकते हो। तो हीट एनर्जी जो सप्लाई की जाती है ना, तो मैं आपको बता दूं हीट एनर्जी, ठीक है जी, जो सप्लाई की जाती है, तो सप्लाइड एट टेम्परेचर को, वो प्रेशर कांस्टेंट दे रखा है, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट किया जाता है ना, तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो सप्लाई की जाती है, ठीक है जी, एन सी पी इंटू डेल्टा टी, उसका फॉर्मूला ये होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर है ना तो सी पी आएगा, ठीक है जी, क्योंकि हीट किया जाता है कांस्टेंट प्रेशर पर, तो जो हीट दी जाती है वो कांस्टेंट प्रेशर पर दी जाती है, वो कितनी होती है, एन सी पी डी टी। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, चाहो तो आप म्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरा कहा इसका रेशो किसके साथ बताना है, विच इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, है ना, तो वो हीट एनर्जी जो क्या करती है, विच इंक्रीजेज क्या, इंटरनल एनर्जी, तो वो हीट एनर्जी जो क्या बढ़ाती है गैस की, इंटरनल एनर्जी, उसका फॉर्मूला है एन सी वी इंटू डेल्टा टी, ठीक है जी। कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, क्लियर है, तो यानी वर्क नहीं होगा तो सारी हीट इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च होगी। दोनों का रेशो पूछा था, तो एन सी पी, ठीक है जी, किसका रेशो, देखो उसने कहा द फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड, ठीक है जी, यानी जो सप्लाई की जाती है, ध्यान देना, जो हीट सप्लाई की जाती है और वो क्या बढ़ाती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ा देती है गैस की, ठीक है जी। तो जो गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है उसका फ्रैक्शन बताना है, तो उसका फ्रैक्शन बताना है, वो ऊपर रखना है, और जो दी जा रही है, गिवन है, वो नीचे रखनी है। तो गिवन तो ये है, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, एन से एन कटेगा, सी से सी मत काट देना, है ना, तो क्या बचेगा ये, सी वी अपॉन सी पी, ठीक है जी। तो सी वी अपॉन सी पी आपको बताना है, ठीक है, और आप जानते हो एक फॉर्मूला, सी पी अपॉन सी वी 1+2 अपॉन एफ होता है, तो ये आएगा F+2 अपॉन एफ, ठीक है जी। तो पलट के क्या आएगा, F अपॉन F+2, F की वैल्यू कौन सी गैस दी, तो गैस दी है इन्होंने डाई एटॉमिक, तो डाई एटॉमिक के लिए बता रखा है मैंने, F बराबर 5 होता है, तो 5 + 5 + 2 5 है ना, अपॉन 5 + 2, तो आएगा 5/7, ठीक है। तो 5/7 है डी में, तो इसका डी हो जाएगा, क्लियर है। तो लैंग्वेज समझो बस इसकी क्या है, उसने ये कहा फ्रैक्शन बताना है ऑफ हीट एनर्जी, उस हीट एनर्जी का जो सप्लाई की जाती है और जो बढ़ाती है, ठीक है, जो सप्लाई की गई और सप्लाई करने के बाद क्या कर रही है वो, विच इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, तो उसका फ्रैक्शन बताना है जो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रही है। तो फ्रैक्शन बताना है, तो जिसका फ्रैक्शन बताना है वो ऊपर, और अपॉन में किसके रेस्पेक्ट में बताते हैं, तो इनिशियल के रेस्पेक्ट में बताते हैं, तो इनिशियल वो जो दी जा रही है तो वो अपॉन में रखी, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर क्या आया, 5/7, क्लियर है। तो इसका 75 का डी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 76 देखें। 76 में उसने क्या कहा, देखो 1 मोल है किसी आइडियल गैस का, है ना, तो म्यू बराबर या एन बराबर जो भी आप कहें 1 दे रखा है, ठीक है जी। और एक्सपेंड होती है गैस कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो टी बराबर दे रखा है 300 केल्विन, और इनिशियल वॉल्यूम 10 लीटर टू फाइनल वॉल्यूम 20 लीटर, तो V1 तो 10 लीटर है और V2 है आपका 20 लीटर।
आपसे कहा वर्क डन बताओ एक्सपेंडिंग द गैस, कांस्टेंट टेम्परेचर पे करा है, तो आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापीय प्रक्रम, क्योंकि टेम्परेचर ताप सेम रहेगा ना। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, म्यू आर टी लोग ई बेस पर, ठीक है जी, V2 अपॉन V1, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिए। फॉर्मूले भी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं और नहीं तो उन पर आधारित न्यूमेरिकल तो आते ही हैं, तो रख लो। अब तो आंसर आ जाएगा W बराबर म्यू, म्यू इसे आप म्यू भी कह सकते हो, मोल नंबर ऑफ मोल 1 है, R दे रखा है, ना दे रखा हो तो पता होता है आपको 8.31 होता है ना जूल पर मोल केल्विन, तो 8.32 दे रखा है यहाँ पे। T कितना है 300, लोग E बेस पर V2 की वैल्यू 20 और V1 की 10, तो ये आ जाएगा 1 इंटू है ना 832 कर दो, 0 ख़त्म, ये 3 और ये लोग बेस E बेस पर 2 आ जाएगा। लोग E बेस पर 2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 0.69 होती है, 0.69 दे भी रखी है इसमें, देखो 0.6931 इन्होंने पूरी दे रखी है, तो 1 तो छोड़ ही दो, 832 इंटू 3 इंटू 0.6931, ठीक है, नहीं तो 0.69 तक भी आप लिख सकते हो, ये याद रखनी है ना चाहिए आपको ये वैल्यू, कई बार नहीं भी देता। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करने का तो कोई औचित्य है नहीं, आप कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1728 जूल, ठीक है जी, क्लियर है, कर लोगे। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 76 था। क्वेश्चन नंबर 76 के बाद क्वेश्चन नंबर 77, तो इसमें क्या कह रहा है, देखो 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, 1 मोल गैस है ना, मोनो एटॉमिक गैस है, तो इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर उसे हीट किया जाता है, और टेम्परेचर है 0 केल्विन टू 100 केल्विन। तो कह रहा है गैस कांस्टेंट दे रखा और चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ। तो मैं आपको बता दूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का आप फॉर्मूला याद रखेंगे, थ्री बाई टू म्यू आर डेल्टा टी, या एन आर भी कह सकते हो, नंबर ऑफ मोल है ये, है ना। तो 3/2 इसे आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू लिख सकते हो। तो 3/2 म्यू, म्यू कितना है, इसने खुद कहा 1 मोल है। आर कितना है, आर दे रखा है 8.32, और ये चेंज जो है ना 0 से 100 तक है, तो चेंज कितना है 100 माइनस 0, 100 ही आएगा। तो इस तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है जी, ये आ गया। तो 3 इंटू 4 है ना, ये 0 आप कर सकते हो, ठीक है जी। तो 3 6 जा है ना 18, 1 कैरी 4, ये आ जाएगा ना। तो किस तरीके से आंसर दे रखा है, पावर में करके दे रखा है, तो पावर में करके आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1.248 इंटू 10⁻3, ठीक है जी। तो कौन सा है 77, ठीक है जी। तो आप देख सकते हो कौन सा मैच हो रहा है, 1.25 इंटू 10⁻3, 8 को छोड़ दो तो 4 को 1 बढ़ा दो, राउंडिंग ऑफ कर दो, ठीक है जी। और ये चूँकि इंटरनल एनर्जी में चेंज है तो जूल में ही आएगा, ठीक है आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला याद रखियो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 3/2 म्यू आर टी, म्यू आर डेल्टा टी, है ना, ठीक है। म्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल, एन भी हो सकता है कई जगह, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 77 था। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है जी। देखो क्या लिखा है, स्टार्टिंग विद सेम इनिशियल कंडीशंस, सेम इनिशियल कंडीशंस से स्टार्ट करके, ठीक है जी। तो कुछ कंडीशंस लिखा है स्टार्टिंग विद सेम इनिशियल कंडीशंस, कुछ इनिशियल सेम कंडीशंस से स्टार्ट करके जो आइडियल गैस है वो एक्सपेंड होती है वो V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक, ठीक है जी।
और कैसे करा है, इन 3 डिफरेंट वेज, 3 डिफरेंट वेज में, तरीक़ों से। द वर्क डन बाय द गैस W1 है ना ऑफ द प्रोसेस इज प्योरली आइसोथर्मल। कह रहा है जो पहला प्रोसेस है ना, मतलब जो W1 वर्क डन है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए है। तो देखो ये ग्राफ के माध्यम से होगा, एक PV कर्व आप ड्रॉ कर लो, इस एक्सिस पर P, इस एक्सिस पर V, ठीक है जी। और ये ग्राफ आपको और जगह भी काम देगा। तो पहला कहा W1 वर्क है आइसोथर्मल के लिए, तो आपको पता है आइसोथर्मल तो ऐसे रहता है, आपको याद है ना आइसोथर्मल ऐसे रहता था, एडियाबैटिक ऐसे रहते थे। जब कार्नोट साइकिल में आपने पढ़ा था, ये आइसोथर्मल था है ना, और ये एडियाबैटिक था। तो आइसोथर्मल कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है जी। तो ये आइसोथर्मल है और इसके लिए वर्क डन कितना है W1, ठीक है जी। और देखो दूसरा W2 कहा आइसोबैरिक के लिए है। तो आइसोबैरिक में तो प्रेशर सेम रहेगा, प्रेशर सेम रहने का मतलब लाइन सीधी रहेगी, क्योंकि लाइन ऊपर चलेगी प्रेशर बढ़ेगा, लाइन नीचे चलेगी तो प्रेशर घटेगा। तो यहाँ है प्रेशर सेम, ठीक है जी। तो ये यहाँ के लिए वर्क जो है वो W2 है। और फिर कहा W3 है एडियाबैटिक के लिए। तो एडियाबैटिक तो ऐसे बनते हैं, आपने देखे ये वाले, तो ये थोड़ा और भी नीचे रहेगा इस तरीके से, है ना। तो ये W3 वर्क है, और आप इसे डॉटेड करके ऐसे मिला सकते हो यहाँ पे, ठीक है जी। तो इस तरीके से, तो देखो एक बात यहाँ से क्लियर हो गई, आपको एक डेरिवेशन का है ना स्मरण होगा, आपको याद होगा वो फॉर्मूला, वर्क डन बराबर था एरिया, है ना, एरिया ऑफ ग्राफ, ठीक है जी। एरिया बिटवीन, आप ऐसे भी कह सकते थे एरिया बिटवीन, ठीक है जी, PV कर्व एरिया बिटवीन, ठीक है जी, PV कर्व एंड ये जो एक्सिस है वॉल्यूम एक्सिस, ठीक है जी। यानी या आप ऐसे भी कह सकते हो एरिया सराउंडेड बाय PV कर्व। यानी कुल मिलाकर सीधी सी बात ये थी, वर्क डन एरिया के बराबर था। तो जिसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा उसी के लिए वर्क डन ज़्यादा हो जाएगा। यही पूछा है वर्क डन कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। तो सबसे ज़्यादा एरिया देखो किसके लिए है, ये पूरा एरिया W2 के लिए है या नहीं, मतलब इसके मैं आपको बता दूं, ये 2 है, ये 1 है और ये 3 है। तो जो एरिया है ना, एरिया को ऐसे लिख लूँ, एरिया जो है 2 के लिए सबसे ज़्यादा है, देख लो चाहे, ठीक है। ये पूरा एरिया रेक्टेंगल बन रहा है आयत, तो A2 सबसे ज़्यादा है, ठीक है जी। और उसके बाद आपका उससे कम एरिया है ये 1 के लिए, नीचे वाला यानी A1, और फिर सबसे कम है आपका ये 3 के लिए यानी A3। तो आप खुद बताओ, जब A2 सबसे ज़्यादा है तो W2 सबसे ज़्यादा होगा, A1 है फिर तो W1 और फिर आपका W3, क्योंकि एरिया जितना ज़्यादा उतना ही वर्क डन, एरिया जितना कम उतना ही वर्क डन, ठीक है जी। तो W2 सबसे बड़ा, फिर W1 फिर W3, ठीक है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। क्लियर है। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर A, ठीक है। कर लोगे इसे, चलो स्क्रीनशॉट लेते चलो, या तो फिर है ना, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी हर लेक्चर की, लेक्चर वाइज। और जब यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो सबकी PDF एक साथ में मिल जाएगी, ठीक है जी। तो आपका क्वेश्चन नंबर आप कौन सा है, 79 कह रहा है एक कार्नोट इंजन है जिसकी इफिशियंसी वो हुज हीट सिंक, जिसके हीट सिंक का टेम्परेचर दे रखा है, सिंक का टेम्परेचर होता है T2 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 + 273 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 केल्विन, और इफिशियंसी है 40%, 40% है ना, परसेंटेज को हटाओ तो 40/100 यानी 2/5 𝜃1 मान ली। इट इज़ डिजायर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी बाय 10%, इसकी एफिशिएंसी 10% बढ़ा दी जाती है, ठीक है जी। तो कितनी कर दी जाती है, यानी 50%, 40 तो पहले थी ना, यानी 50% का मतलब होता है 50/100 यानी कि 1/2, ठीक है जी।
तो यहाँ से ईटा 1 आपको पता है, ईटा होता है T2/T1 फॉर्मूला है ना, 2/5। T2 आपको पता है कितना है 300, यहाँ से T1 निकाल लो फिर हो जाएगा ये। तो ये बचेगा 1 - 2/5 बराबर 300/T1। तो ये बचेगा 3/5 बराबर 300/T1। तो ये 100 टाइम्स कट जाएगा, तो T1 बराबर आएगा 500 केल्विन। ठीक है जी। और यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दो 1 - T2-T1। टेम्परेचर तो अलग है ना यहाँ पे 1/2। दूसरा केस है ये T2 डैश। देखो आपसे पूछा क्या है, पढ़ लो। कह रहा है हाउ मैनी डिग्री टेम्परेचर ऑफ द हीट सोर्स हैज़ टू बी इंक्रीज्ड। ये जो हीट सोर्स है ना, ये हीट सोर्स कहाँ है T1। हीट सोर्स का टेम्परेचर कितना है, सोर्स का टेम्परेचर T1 होता है। तो कह रहा है T1 के जो टेम्परेचर को कितना बढ़ाएं, हाउ मैनी डिग्री, कितनी डिग्री बढ़ाना चाहिए। तो बात की बात है कितना बढ़ाना चाहिए। पहले अब ये देख लो, पहले तो T1 था, ठीक है, पहले T1 निकाल दिया तो पहले 500 था, अब कितना है वो निकाल लो, फिर अंतर ले देंगे तो पता चल जाएगा कितना बढ़ा। तो T2 डैश निकालना है, वो T1 डैश निकालना है आपको। T2 डैश करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि T2 को चेंज नहीं किया उसने केवल सोर्स के टेम्परेचर को बढ़ाया है। तो T2 डैश तो T2 ही रहेगा, है ना। तो आप T2 डैश लिख लो चाहे, और फिर साइड में बता दो कि T2 डैश बराबर T2, और T2 कितना है आपका 300। तो ये आएगा 300/T1 डैश बराबर 1/2। तो 1 - 1/2 बराबर 300/T1 डैश। तो ये 1/2 बचेगा 300/T1 डैश। तो T1 डैश बराबर आएगा, ये कितना आएगा 600 केल्विन आया T1 डैश। ठीक है जी। तो अब देख लो कितना अंतर है, कितना अंतर है 100 का, 100 केल्विन का। ठीक है जी। चूँकि अंतर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो देखो अंतर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है यूनिट का, तो 100 डिग्री सेल्सियस भी आप लिख सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है। जैसे कि आपको पता है, देखो मैं एग्जांपल बताऊं, T1 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन, T2 बराबर 100 डिग्री सेल्सियस, एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी कि 373 केल्विन। तो आप बताओ डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस कितना है डेल्टा T, 100 डिग्री सेल्सियस का दोनों का, और इनमें कितना है अंतर है 100 केल्विन का, देख लो चाहे। तो जब डिफरेंस निकालते हैं, ये बात याद रखो, तो यूनिट का कोई इफेक्ट नहीं होता, डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों सेम रहता है डिफरेंस, है ना। तो ये जो 100 केल्विन का डिफरेंस आया है यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो 100 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से ये काफ़ी समझने के क्वेश्चन हैं बाद के। ठीक है जी। तो आइए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 80 लिखा है एक गैस मिक्सचर, एक गैस का मिक्सचर है। ठीक है जी। 2 मोल ऑक्सीजन के हैं और 4 मोल आर्गन के हैं, टेम्परेचर T है, और सभी वाइब्रेशनल मोशंस को नेगलेक्ट करके टोटल एनर्जी बता दो सिस्टम की। तो देखो मैं आपको बता दूं एनर्जी क्या थी। एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद है ना, एनर्जी ऑफ 1 मोल। 1 मोल गैस के लिए आपको याद करो 1/2 FRT फॉर्मूला था 1 मोल गैस के लिए। ठीक है जी। और 1/2 KT था आपका एक मॉलिक्यूल के लिए। आपने पढ़ा था 1/2 FRT है ना 1 मोल गैस के लिए। तो N मोल गैस के लिए कितना होगा, या म्यू मोल गैस के लिए कितना होगा, एनर्जी ऑफ N मोल ऑफ गैस। तो 1/2 N आ जाएगा बस FRT। ठीक है। ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में आपने पढ़ा था। ठीक है जी। तो आप तो कर लो, पहले किसके लिए करें, मिक्सचर है, पहले कर लो ऑक्सीजन के लिए। ठीक है जी। तो ऑक्सीजन के लिए करोगे तो ऑक्सीजन तो कैसी है, डाई एटॉमिक है, तो F बराबर होगा इसके लिए 5। तो कितना आ जाएगा 1/2। ऑक्सीजन कितने मोल है, ये दे रखा है 2 मोल ऑक्सीजन। तो 2 × F कितना 5, RT ऐसे रहने दो, RT के टर्म्स में लाना है। तो 2 से 2 कट गया, कितना आया 5 RT। फिर किसके लिए करो, आर्गन के लिए कर दो। आर्गन तो डाई एटॉमिक नहीं होती, मोनो एटॉमिक गैस होती है, F बराबर 3 आएगा, और मोल है इसके 4।
तो ये आएगा 1/2 है ना, n की जगह 4 रखना पड़ेगा, f की जगह 3 और RT ऐसे ही, तो 2 2 जा 4, तो 3 2 जा 6 RT आया। तो टोटल पूछ रहा है, टोटल एनर्जी कितनी होगी दोनों की, तो 5 RT प्लस 6 RT कितना आया, 11 RT। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है जी, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो ये फॉर्मूला याद रखियो, एनर्जी ऑफ एन मोल ऑफ गैस या म्यू मोल ऑफ गैस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 81। देखो क्या कहा, 2 मोल्स हैं हीलियम के, गामा, ये वी नहीं है, वी की तरह लग रहा है, गामा है, गामा बराबर दे रखा है 5/3। ठीक है जी, 1 + 2/f से करोगे तो 5/3 आएगा, क्योंकि मोनोएटॉमिक के लिए f बराबर 3 रख दोगे। हीलियम मोनोएटॉमिक होती है ना, एडियाबैटिकली एक्सपेंड होती है ये, और इसका टेम्परेचर इतनी यहाँ से यहाँ तक चेंज होता है। तो T1 दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस और T2 दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केल्विन में बदल लो, हालांकि चलो बदल लो, कितना आएगा 373 केल्विन, 273 जोड़ेंगे तो, और इसमें कितना आएगा 273 ऐड करोगे तो 323, कितना आएगा 3 और है ना 7 और 5 12 2 का 323 केल्विन। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। और वर्क डन पूछ रहा है गैस में, तो एडियाबैटिकली और वर्ड कहा था, तो आप याद रखेंगे ये भी फॉर्मूला। वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने आपको बताया, और वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी रुद्धोष्म प्रक्रम में आपको वर्क डन का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो W बराबर होता है μr/, ठीक है जी, गामा -1, और यहाँ T1 - T2। ठीक है जी, तो कर लो। म्यू कितना है, इसने कहा 2 मोल है, 2 मोल, तो म्यू बराबर है 2, तो 2 × R के तो शायद टर्म में लाना है, गामा की जगह है 5/3 -1, T1 की वैल्यू 373, T2 की वैल्यू 323, तो आएगा 2R अपॉन में क्या बचेगा 2/3, और ये बचेगा आपका 50 बचेगा। ठीक है, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, तो 3R × 50, यानी कि 150 R। ठीक है जी, क्या आंसर आएगा इसका 150 R। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, तो इतने कठिन भी नहीं है, समझ में आ रहे होंगे आपको अच्छे से। ठीक है जी, इसके बाद आज के क्लास का और इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 82। कह रहा है द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑक्सीजन एट कांस्टेंट प्रेशर, CP दे रखा है। ठीक है जी, तो दे रखा है, आप मैं क्या लिखूँगा ना, R दे रखा है, देख लो आप, है ना। अमाउंट हीट की निकालनी है, यानी आपको DQ निकालना है। हीट की कौन सी अमाउंट, जो 5 मोल ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन कितनी है 5 मोल। ठीक है, यहाँ पे मास की जगह आप जब मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो मास की जगह मोल लेते हैं, तो कितने देखें 5, और कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो इतने डिग्री सेल्सियस से इतने डिग्री सेल्सियस तक होता है ना। तो यानी T1 है ना और T2, देखो डिफरेंस लेते हैं, आपको याद होना चाहिए स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला Q बराबर या डेल्टा Q बराबर होता है। ठीक है, डेल्टा Q या DQ या Q भी कह सकते हो, क्या होता है M × S × डेल्टा T। तो डेल्टा T आपको निकालना है यहाँ से, तो इन्हें T1 और T2 को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने की क्या जरूरत है, मैंने बताया अंतर ले लो, अंतर तो सेम आता है, तो 10 और 20 का अंतर 10 ही आएगा। तो आप 10 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हो और 10 केल्विन भी कह सकते हो, डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में डिफरेंस सेम रहता है। तो डेल्टा T मिल गया, S की जगह यहाँ क्या आएगा, M की जगह म्यू आएगा और S की जगह आएगा CV क्यों आएगा, तो देख लो लिखा है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और यहाँ डेल्टा T, तो CV चाहिए, CV है नहीं हमारे पास, तो पहले CV निकाल लो। इसमें CP दे रखा है कितना 7.03। ठीक है जी, केल्विन पर मोल डिग्री सेल्सियस है ना, यूनिट तो जो है वो है ही। तो CP और CP - CV बराबर होता है R। मेयर्स फॉर्मूला है
तो सी वी बराबर आएगा सी पी माइनस आर। ठीक है जी, लेकिन आर की जो वैल्यू दे रखी है वो उसने 8.31, ये दे रखी है जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जूल में है ये, और ये जो आपका सी पी है ये कैलोरी में है, तो यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो जूल को कैलोरी में बदल दो, तो आपको पता है 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। तो 1 जूल बराबर कितना आएगा, देखो मैं आपको बता दूं, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 या 4.18 है ना जूल। तो कैलोरी को जूल में बदलना हो तो इस 4.18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी जूल को हमें कैलोरी में बदलना है तो इससे डिवाइड कर दो, तो इससे जो आएगा ना लगभग 1.99 आएगा। ठीक है जी, मतलब 2 के करीब आएगा, और ये आएगा आपका कैलोरी, यूनिट चेंज हो जाएगी, कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, तो यहाँ पे सी बी बराबर, सी पी क्या है, सी पी ये रहा दे रखा है, देखो ये रहा 7.03 माइनस आर कितना है ये है ना, एक बार चेक करियो क्या आएगा, मैं एग्जैक्ट कह नहीं सकता, शायद 1.99 ही है, और आर की वैल्यू आपने निकाली तो 1.99। तो सी बी बराबर, देखो 2 घटाओ लगभग 2 ही है, तो ये आ जाएगा 5.03 आना चाहिए था, तो 4 आएगा है ना, एक कम है ना। तो इस तरीके से ये सी बी आ गया, तो बस अब तो हो जाएगा डी क्यू बराबर, म्यू की जगह है 5, सी बी की जगह है 5.04 और डेल्टा टी की जगह है 10। तो डी क्यू बराबर आंसर है इसका कैलोरी में ही आएगा, हीट है ना, क्योंकि आप सी बी की जो यूनिट है वो कैलोरी में ही आपने कर ली है कन्वर्ट, है ना। तो आंसर देखते हैं क्या आता है, तो 0.4 तो छोड़ दो, 25 आ गया, और 10 तो 250 आ गया है ना, तो 250 सी आ जाएगा ना, 250 कैलोरी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपकी जो फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है 0th एंड फर्स्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके सारे एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट यूनिट में आपके नेक्स्ट लेक्चर में आपकी सेकंड यूनिट के एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।